माइनर एंड गार्जियन, अवयस्क और संरक्षक। और विशेष रूप से हम लोग भारतीय विधि के संदर्भ में और उसमें भी हिंदू विधि के संदर्भ में बात करेंगे, यानी हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के संदर्भ में ये पूरी बात होनी है। तो माइनर कौन है, गार्जियन कौन है, या गार्जियन का प्रश्न क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति जो अभी वयस्क नहीं हो पाया है तो वो अपने स्वयं के देख रेख करने में, अपनी संपत्ति के संरक्षण करने के लिए या अपने बारे में निर्णय लेने में असमर्थ है। इसलिए ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि उसका संरक्षक होना चाहिए, और संरक्षक होना चाहिए तो कौन होगा, और कितने प्रकार के संरक्षक हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में किसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, और किस प्रकार से उनके पास अधिकार होंगे संरक्षक के संदर्भ में। इन सभी विभिन्न मुद्दों की चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही राइज होगा कि माइनर कौन है। तो माइनर को डिफाइन करने के लिए हिंदू अप्राप्तवयता अधिनियम या हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 जो है डिफाइन करता है इस बात को, लेकिन इसको देखने के लिए हमें दो एक्ट का और उल्लेख करना पड़ेगा, द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। तो यहाँ पे माइनर को डिफाइन किया गया है कि जो व्यक्ति मेजॉरिटी नहीं प्राप्त कर पाया है, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु नहीं पूर्ण कर पाया है, उसे हम माइनर मान रहे हैं। और यदि उसका कोई गार्जियन अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा तो 21 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को हम माइनर मानते हैं, यानी कि 21 वर्ष में तब वो व्यक्ति मेजर माना जाता है जब पहले से ही उसका कोई गार्जियन कोर्ट ने अपॉइंट किया। तो इस रूप में हमें पता चला कि कौन व्यक्ति माइनर है। अब इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन एराइज होता है कि गार्जियन कौन है। तो गार्जियन को यदि डिफ़ाइन किया जाए तो गार्जियन को दो जगहों पर डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 4B हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में, और सेक्शन 4(2) में गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 में डिफ़ाइन किया गया गार्जियन को। तो गार्जियन कौन है? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की शरीर की या उसकी संपत्ति की या दोनों की देखरेख करता है, उसी व्यक्ति को हम गार्जियन मानते हैं। ए गार्जियन एक्ट्स एज ए लीगल प्रोटेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनर, यानी उसका वो प्रतिनिधि और उसका संरक्षक है। तो ये दोनों बात हम लोगों को पता चल गई कि गार्जियन कौन है या माइनर कौन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने प्रकार के गार्जियन हो सकते हैं या होते हैं। तो इसमें सबसे जो प्रमुख है वो नेचुरल गार्जियन, उसके बाद टेस्टामेंट्री गार्जियन, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट गार्जियन, और डी फैक्टो गार्जियन। नेचुरल गार्जियन कौन है? तो ऐसा व्यक्ति जो उस माइनर से संबंधों के कारण और विशेष रूप से उसके माता पिता और पति के रूप में जो संबंध रखता है वो उसका नेचुरल गार्जियन है। टेस्टामेंट्री गार्जियन का मतलब जिसे वसीयत द्वारा या विल द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो टेस्टामेंट्री गार्जियन कहलाता है। और जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कोर्ट करता है उस व्यक्ति को हम लोग न्यायालय द्वारा नियुक्त गार्जियन के रूप में जानते हैं। और जिस व्यक्ति के पास इस तरह की उपरोक्त में से कोई अथॉरिटी नहीं है बल्कि वो पारिवारिक सदस्य होने के नाते गार्जियनशिप का कार्य करता है, उस व्यक्ति को हम लोग डी फैक्टो गार्जियन के रूप में जानते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का चाचा, दादा, ताऊ, फूफा, इस तरह के लोग जो संबंधों के कारण देख रेख कर रहे होंगे, उन्हीं को हम लोग डी फैक्टो गार्जियन के रूप में जानते हैं। हु कैन बिकम ए गार्जियन, यानी गार्जियन कौन व्यक्ति हो सकता है। तो कोई व्यक्ति गार्जियन हो सकता है जो मेजर हो, साउंड माइंड हो और इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया गया हो, क्योंकि इंसॉल्वेंट जो व्यक्ति होगा वो खुद अपने ही उत्तरदायित्वों को पूरा करने की क्षमता नहीं रखता है, तो वो दूसरे व्यक्ति के संदर्भ में दायित्व कैसे ले सकता है। अब इसके बाद नेचुरल गार्जियन कौन होता है। तो नेचुरल गार्जियन में हम लोगों ने बात की कि उसके माता पिता और पति, ये 3 लोग नेचुरल गार्जियन की कैटेगरी में आते हैं, और सेक्शन 6 में नेचुरल गार्जियन के बारे में बताया गया है। तो नेचुरल गार्जियन ऑफ ए लेजिटिमेट बॉय और अनमैरिड गर्ल, तो क्योंकि मैरिड होते ही वो अपने पति के संरक्षण में चली जाती है, इसलिए अनमैरिड गर्ल की बात की जा रही है और लेजिटिमेट बॉय की बात की जा रही है। तो इसका सबसे जो प्रमुख गार्जियन या नेचुरल गार्जियन माना जाता है, नैसर्गिक संरक्षक माना जाता है, वो फादर होता है, और फादर के पश्चात उसकी मदर उसकी नेचुरल गार्जियन होती है। लेकिन यदि बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी कस्टडी जो है वो माँ के पास मानी जाती है, और माता को माना जाता है कि उसकी कस्टडी माता के पास होनी चाहिए। अब यदि हम आफ्टर वर्ड की बात करें तो एक केस लॉ के माध्यम से इस आफ्टर वर्ड को यदि डिफाइन किया जाए तो गीता हरिहरन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस है।
और यहाँ कहा गया कि आफ्टर मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एंड नॉट नेसेसरीली आफ्टर डेथ, यानी कि आफ्टर वर्ड जो यूज़ किया गया है उसका ये मतलब नहीं है कि पिता की मृत्यु के बाद माता गार्जियन होगी, बल्कि यदि पिता इनकेपेबल है, इनडिफरेंट है, एब्सेंट है, यानी वो देख रेख नहीं करता, उपेक्षा करता है, तो फिर उसकी मदर उसकी नेचुरल गार्जियन हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि फादर की मृत्यु हो जाए तभी माता गार्जियन बने, बल्कि पिता के जीवन काल में भी माता इन कंडीशंस में उसकी प्राकृतिक संरक्षक बन सकती है। दिस केस प्रोमोटेड जेंडर इक्वलिटी एंड स्ट्रेंथेंड मदर्स गार्जियनशिप राइट, यानी कि कहीं ना कहीं ये लिंग विभेद को दूर करने वाला ये जजमेंट है और माता की जो गार्जियनशिप की शक्ति है उसको बल प्रदान करता है। अब नेचुरल गार्जियंस ऑफ इलिजिटमेट चाइल्ड की बात की जाए तो उसकी मदर जो है बेसिक उसकी फर्स्ट नेचुरल गार्जियन होती है, उसके बाद पिता, जैसा कि उल्टा आपने देखा लेजिटिमेट का ठीक उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस संदर्भ में केस लॉ की बात की जाए तो ABC वर्सेज स्टेट NCT दिल्ली, ये 2015 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। एन अनवेड मदर कैन बी द सोल गार्जियन ऑफ हर चाइल्ड, कंसेंट और नोटिस टू द बायोलॉजिकल फादर इज़ नॉट मैंडेटरी इन सच सिचुएशंस, यानी कि एक रूल है कि यदि माता को गार्जियन किसी कारण से अपॉइंट किया जाना हो तो फादर को एक नोटिस देनी होती है या उसकी कंसेंट लेनी होती है। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि अगर अविवाहित महिला है तो फिर इस मामले में पिता को नोटिस देने की या उसके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और ये जजमेंट कहीं ना कहीं डिग्निटी को प्रमोट कर रहा है अनमैरिड मदर की। नेचुरल गार्जियन ऑफ मैरिड माइनर, यदि कोई माइनर गर्ल है तो उसका गार्जियन जो होता है उसका हस्बैंड होता है। लेकिन इस बात को यदि हम आज के डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें या चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात करें तो इससे कंट्राडिक्शन है इस बात का। लेकिन चूँकि ये 1956 में एक्ट बना था तो उस समय माइनर की मैरिज होती थी, तो उसके रिगार्डिंग ये एक्ट बात कर रहा है। हालांकि आज की डेट में बात की जाए तो ये बात अब उतनी रेलिवेंट नहीं रह जाती है जितना कि वो एक्ट बनाने के समय रेलिवेंट थी। एडॉप्टेड चाइल्ड के मामले में यदि बात की जाए तो एडॉप्टिव फादर उसका नेचुरल गार्जियन होता है और सेम जैसे कि नेचुरल मदर और फादर के बारे में प्रोविज़न है, सेम उसी तरह से फिर उसकी एडॉप्टिव मदर हो जाएगी। जैसे कि एक व्यक्ति है और ये एक चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो एक की जो वाइफ होगी वो इसकी मदर हो जाएगी और मदर होने के नाते वो फादर के बाद वो नेचुरल गार्जियन हो जाएगी। अब नेचुरल गार्जियन के पावर्स क्या क्या हैं, तो नेचुरल गार्जियन चाइल्ड के नेसेसरी रीजनेबल एंड फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर, उसके पास सभी पावर्स हैं, यानी कैन डू ऑल एक्ट्स नेसेसरी रीजनेबल एंड फॉर बेनिफिट ऑफ द माइनर। और क्या क्या कर सकता है इसके रिगार्डिंग, टेक केयर ऑफ द माइनर, यानी उसकी देख रेख करना, उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना, उसको लीगली रिप्रेजेंट करना और उसके फ़ायदे के लिए सभी कार्य करना। नेसेसिटी और एविडेंट एडवांटेज ऑफ द माइनर, ये शो करना पड़ेगा उसे कि मैंने इस आवश्यकता या अनिवार्यता या उसके फ़ायदे के लिए ये कार्य किया, और इस तरह की बात सेक्शन 8 में की गई है। लेकिन वो क्या क्या नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर क्या क्या हैं, तो ए गार्जियन कैन नॉट ट्रांसफ़र इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर विदाउट कोर्ट परमिशन, यानी कि कोर्ट की परमिशन के बिना वो माइनर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है जो माइनर के अगेंस्ट हो या उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। एनी अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र कैन बी वाइडेबल। और इसके बाद वो लीज़, मॉर्गेज वगैरह इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेगा जो कि उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो और कोर्ट के परमिशन के बिना किया गया हो। लेकिन लीज़ के मामले में कहा गया है कि वो मैक्सिमम 5 साल तक का लीज़ कर सकता है, लेकिन अगर माइनर जो है मेजर होने की कंडीशन में हो तो मेजॉरिटी के 1 साल बाद तक का लीज़ नहीं कर सकता, यानी 1 साल से कम तक का ही लीज़ कर सकता है। अब इस संदर्भ में केस लॉ की बात की जाए तो केहर सिंह वर्सेज नचित्तर कौर 2018 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। ट्रांसफ़र विदाउट कोर्ट परमिशन इज़ वाइडेबल, यानी माइनर के ऑप्शन पे वो वाइडेबल हो जाएगा। सरोज वर्सेज सुंदर सिंह 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। नेचुरल गार्जियन सच एज मदर कैन नॉट सेल ए माइनर शेयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर कोर्ट परमिशन, यानी कोर्ट के परमिशन के बिना उसके नेचुरल गार्जियन भी माइनर की प्रॉपर्टी को सेल परचेज या किसी रूप में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में वेलफेयर का एक सिद्धांत है, यानी पैरामाउंट कंसिडरेशन का, जो कि धारा 13 में बताया गया है। वेलफेयर ऑफ माइनर शैल बी पैरामाउंट कंसिडरेशन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू गार्जियनशिप, यानी गार्जियनशिप से रिलेटेड जितने भी राइट्स और लायबिलिटी की बात की गई है उसमें सबसे मुख्य जो ध्यान रखा जाएगा वो बच्चे का सर्वोपर हित ही मुख्य होगा, और इसके बाद ही उनके राइट्स और लायबिलिटी की बात होगी।
इवन लीगल राइट्स ऑफ पेरेंट्स आर सेकेंडरी टू द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी जो उसका हित है उसके नीचे ही सारी बातें होंगी। और इस वेलफेयर सिद्धांत को लेकर के यदि और रिसेंट जजमेंट की बात की जाए या दूसरे जजमेंट्स की बात की जाए तो रोसी जैकब वर्सेस जैकब ए चक्रमक्कल, ये 1973 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चिल्ड्रेन आर नॉट प्रॉपर्टी और चटल्स, यानी ये धन संपत्ति नहीं है बल्कि इनका जो हित है वो सर्वोपरि होगा, और जब भी इनके कस्टडी को लेकर के कोई डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इनके हित को ध्यान रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, न कि धन संपत्ति की तरह से इनको ट्रीट किया जाएगा। ये मेन बात यहाँ पे कही गई। और यदि 2020 के जजमेंट की चर्चा की जाए तो ये सीता साहू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2020 का ये जजमेंट है। ए चाइल्ड हैज़ राइट टू लव एंड अफेक्शन फ्रॉम बोथ पेरेंट्स इवन आफ्टर सेपरेशन और डिवोर्स, यानी डिवोर्स होने के बाद भी या सेपरेशन होने के बाद भी दोनों यानी माता और पिता के लव एंड अफेक्शन का इनको अधिकार है। और इसीलिए यहाँ पे ये फादर को ये राइट दिया गया कि वो भी समय समय पे अपने बच्चे से मिल सकता है, क्योंकि बच्चे को दोनों का प्यार और स्नेह मिलना चाहिए। और कोर्ट ने बैलेंस बनाने की या रखने की कोशिश की पेरेंटिंग के राइट में और चाइल्ड के वेलफेयर में या उसके हित में। अब दूसरे तरह के जिस गार्जियन की बात की गई थी, टेस्टामेंट्री गार्जियन, यानी कि विल या वसीयत के द्वारा नियुक्त गार्जियन। तो अब सबसे पहला जो मैटर है कि ये है कौन, तो कोई ऐसा गार्जियन जिसको कि माता या पिता ने अपने विल के द्वारा नियुक्त किया गया हो या वसीयत के द्वारा जिन्हें नियुक्त किया गया हो, उसी को हम टेस्टामेंट्री गार्जियन के रूप में जानते हैं। कौन अपॉइंट कर सकता है, तो मेनली फादर अपॉइंट करेगा, और यदि फादर नहीं है या फादर है लेकिन जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा था कि वो उसका केयर प्रोटेक्शन नहीं करता है, तो माता या वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है, तब माता ऐसा गार्जियन विल के द्वारा अपॉइंट कर सकती है, या पिता की मृत्यु होने के बाद विधवा माता जो है वो भी विल के माध्यम से गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। लेकिन इस पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि यदि फादर ने गार्जियन अपॉइंट कर दिया विल के माध्यम से और माता के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है, तो ये विल इनफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि पिता के बाद माता गार्जियन बन जाती है, तो माता को ओवर रूल करके विल के द्वारा अपॉइंट किया गया गार्जियन नहीं बन सकता। इसीलिए इस तरह के विल इनफेक्टिव रहेगी जब तक माता जीवित रहेगी। और यदि माता बिना विल किए हुए मर जाती है, तब जो फादर की विल थी वो एक्टिव हो जाएगी और वो वसीयती गार्जियन बन जाएगा। लेकिन यदि माता विल कर देती है तो पिता की विल इनफेक्टिव हो जाएगी और माता की विल प्रिवेल करेगी, क्योंकि माता वाली विल बाद में की गई थी, तो हमेशा विल बाद की प्रिवेल करती है। और यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग गार्जियन, तब वो रिवाइव हो जाएगी। पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्जियन, यानी कि वसीयती गार्जियन का पावर क्या होगा या उनकी शक्ति क्या है, तो सेम एज नेचुरल गार्जियन, जो सेक्शन 8 में बताई गई बातें सेम लागू हो जाएंगी। सुपरविजन कोर्ट का होगा और वेलफेयर ऑफ माइनर, वो इस बात का ध्यान रखा जाएगा। अब इस संदर्भ में केस लॉ की बात की जाए तो कृष्णा सिंह वर्सेस मथुरा ये 1980 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वैलिडिटी ऑफ गार्जियनशिप डिपेंड्स ऑन वेलफेयर प्रिंसिपल, यानी वही मुख्य रूप से बच्चे के हित को ध्यान रखना है। गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट, तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियन का उल्लेख इस एक्ट में नहीं किया गया। नाम तो लिया गया कि गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट है, लेकिन उसके अधिकार, शक्ति और उसके डिटेल की कोई बात नहीं की गई है। तो इस संदर्भ में यदि इसकी व्याख्या और डिटेल हम लोगों को देखना होगा तो सेक्शन 7 में बात की गई गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1890 के सेक्शन 7 में इस तरह के गार्जियन को अपॉइंट करने की बात की गई है। वहाँ पावर की बात की गई है, वहाँ सारी डिटेल दी गई है, कौन गार्जियन बन सकता है, किसे बनाया जा सकता है। लेकिन सारी बातें लगभग इसी सेंस में हो रही हैं जैसा कि यहाँ गार्जियनशिप की बात की जा रही है। पावर भी यही होगा जो नेचुरल गार्जियन के पास पावर है, यानी कोर्ट की परमिशन से ऐसा गार्जियन सब कुछ कर सकता है और कोर्ट की परमिशन से कुछ भी नहीं कर सकता, जो कि ऊपर नेचुरल गार्जियन और टेस्टामेंट्री गार्जियन नहीं कर सकते। तो इस संदर्भ में ही आपको अगर ये पूछा जाए इसके पावर और राइट्स के बारे में तो सेम उसी तरह से आप लिखेंगे। अब डी फैक्टो गार्जियन कौन है, तो डी फैक्टो गार्जियन का मतलब कि जिस गार्जियन को कोई लीगल सैंक्शन या अथॉरिटी नहीं मिली हुई है, बल्कि वो पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य के नाते परिवार की देखरेख कर रहा होगा, यानी चाचा, उसके दादाजी, उसके ताऊ, इस तरह के लोग ही डी फैक्टो गार्जियन कहलाते हैं। और सेक्शन 11 में इसका उल्लेख किया गया है, ए पर्सन हु एक्ट्स एज गार्जियन विदाउट लीगल अथॉरिटी,
मैनेजेस माइनस प्रॉपर्टी और पर्सन। तो इसी व्यक्ति को यानी पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य को, यानी मुख्य रूप से हम कहें तो पारिवारिक वरिष्ठ सदस्य ही इस रूप में आ सकता है। अब इसकी लीगल पोजीशन क्या होती है, तो कैन नॉट डील विथ माइनर्स प्रॉपर्टी, नो लीगल अथॉरिटी टू ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो सभी मामलों में ऊपर भी लागू था। हनुमान प्रसाद बबुई मुनराज कुंवरी 1856 का पुराना मामला है। अर्लियर रिकॉग्नाइज नेसेसिटी डॉक्ट्रिन, यानी कि यदि आवश्यकता होगी तो ये कर्ता के रूप में परिवार की संपत्ति का बयान कर सकता था, यानी ट्रांसफ़र कर सकता था। लेकिन यदि 1956 के एक्ट के आने के बाद की जाए तो निश्चित रूप से इसके अधिकारों पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये सीन में है। अंकल मैनेजिंग चाइल्ड्स लैंड विदाउट लीगल अथॉरिटी, डिफेक्टो गार्जियन, और उसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते। लेकिन एक सीन बनेगा जबकि मान लीजिए दादाजी हैं और दादाजी के बेटे और इनके बेटे, मान लीजिए ये व्यक्ति जीवित है, यानी ये व्यक्ति जीवित है, इस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो दादाजी के नाम से यदि प्रॉपर्टी है तो दादाजी अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं परिवार की आवश्यकता के लिए, नेसेसिटी के लिए, कोर्ट की बिना परमिशन को, और ये वैलिड हो जाएगा। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि डिफेक्टो गार्जियन की कर्ता के रूप में आज भी अभी रेलिवेंसी है और वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी को, लेकिन उसे शो करना पड़ेगा कि ऐसा किया गया लीगल नेसेसिटी के लिए, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, इस तरह की आवश्यकताओं की। गार्जियन फॉर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट इनटू फैमिली, और इसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है कि यदि जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसके लिए कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी इफ़ प्रॉपर्टी इज़ मैनेज्ड बाय एडल्ट को-पर्सनर, यानी कर्ता के द्वारा प्रॉपर्टी की देखरेख की जा रही है, तो इस मामले में कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा अलग से। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन दिया गया है कि हाई कोर्ट यदि ऐसा करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, यानी एक्सेप्शन के रूप में हाई कोर्ट को दिया गया है। अब इस संदर्भ में बात की जाए तो श्री नारायण बल श्रीधर सुतार, ये 1996 का केस है। माइनर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाई कर्ता, नो सेपरेट गार्जियन नीडेड, यानी इस तरह के मामले में अलग से किसी गार्जियन की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा या आपको कुछ जानने को मिला तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। आप लाइक करें, शेयर करें, और आपका कोई कमेंट हो तो इसे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।